नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, आज इंटरनेट के काम न करने की वजह से ये वीडियो आपको काफ़ी देर से मिल रहा है, क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, बात करते हैं अब कोरोना के बारे में। तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बाजार फिर भी खुल रहे हैं क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक दिनों तक लॉकडाउन नहीं रह सकती है। मार्केट के खुलने का इंतजार ही नहीं, ये महामारी भी कर रही है। जितना अधिक लॉकडाउन खुलेगा उतना ही अधिक आपको सावधानी की आवश्यकता है। बाहर निकलना है, जरूरी काम है तभी निकलें, या फिर ना निकलें। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और अपने घर में रहने की अधिक से अधिक कोशिश करें। याद रखिएगा कि जान है तो जहान है। अर्थव्यवस्थाएं तो खुलेंगी, लेकिन आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही इस ज़िंदगी का आप आनंद उठा पाएंगे। और दोस्तों, काम को टालते टालते हम छोटे कामों को भी इतना बड़ा कर देते हैं कि फिर उसे हिला भी नहीं सकते, उसे कर भी नहीं सकते। इसलिए रोज का काम रोज निपटाइए। शाम को ये आपको बहुत अधिक शांति प्रदान करेगा। तो आज 23 मई, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी दुश्वारियों का जो दौर है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं अभ्यर्थियों के समक्ष, और कुछ समस्याएं अभ्यर्थियों के द्वारा भी खड़ी की जा रही हैं। और इसी क्रम में बात करें तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मोबाइल नंबर परिवर्तन को लेकर, और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को, तो उसमें जो कुछ अभ्यर्थियों ने अपने डेटा गलत कर दिए हैं, प्राप्तांक, पूर्णांक, जो कुछ भी गलत किया है, उसमें संशोधन को लेके फिलहाल अभ्यर्थी ऐसे पैंडेमिक माहौल में भी परिषद कार्यालय तक दौड़ भाग लगा रहे हैं। कल अभ्यर्थियों ने इस पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मोबाइल नंबर में कैसे संशोधन होगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती के फॉर्म में जो त्रुटि हुई है उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जो टेट में अंक घटे बढ़े हैं उसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन एकेडमिक के अंक अगर कम अधिक हुए हैं तो ये एक समस्या आपके लिए बन सकती है, क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो अभ्यर्थी की ही बनती है। अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का तर्क था कि शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय उन्होंने जल्दबाजी में जो रिकॉर्ड भरे थे उनमें कुछ संशोधन करना है, तो इसके लिए उन्हें अनुमति और नियमावली प्रदान की जाए। लेकिन परिषद कार्यालय की ओर से ये कहा गया कि आखिर में यह अंक उन्हीं आवेदकों ने भरे थे, तो ये गलती कैसे हो गई? क्या उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरकर परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं की? परिषद का कहना है कि अब परीक्षा के पास होने के बाद काउंसलिंग में गलती पकड़े जाने के डर से अभ्यर्थी संशोधन की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोबाइल नंबर में जो संशोधन करवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में भी अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मोबाइल नंबर में संशोधन कैसे होगा। हालांकि जो वेबसाइट है उस पर नीचे जो ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी पर भी कई अभ्यर्थियों ने संशोधन के लिए ईमेल किया है, लेकिन अभी तक इस पर क्या एक्शन होगा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और कुछ नेतागण भी पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का अवसर प्रदान किया जाए। हाँ, फिलहाल इसके लिए पूरा संघर्ष किया जा रहा है, और जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त होती है हम आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि अब तक कुल 1,10,000 अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर चुके हैं। कुल 1,46,000 अभ्यर्थी हैं जिनको जो पास आउट हुए हैं, जिनको आवेदन करना है। तो मतलब अब मात्र 36,000 अभ्यर्थी ही शेष बचे हैं। निश्चित रूप से वेबसाइट में अब कोई दिक्कत नहीं आनी है, और बहुत बड़ी संख्या में इसमें 36,000 में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर न होने की वजह से ये अभ्यर्थी अभी तक आवेदन से वंचित हैं। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सवालों के उत्तर गलत होने के मामले में एक अर्जी स्वीकार करते हुए सरकार से जानकारी मांगी है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के विकल्प गलत होने, या 2 विकल्प के सही होने, या आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने की शिकायत की थी। हालांकि इन सभी शिकायतों को दरकिनार करके जो फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसके बाद हाई कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। और इनमें से कुछ याचिकाएं किन्हीं कारणों से रद्द भी हुई हैं, कुछ याचिकाएं मतलब सुनवाई के लिए आगे बढ़ गई हैं। तो इन्हीं याचिकाओं में रोहित शुक्ल और 110 ने जो अभ्यर्थी हैं उनकी याचिका भी स्वीकार की गई है, और इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। और जवाब में ये भी कहा गया है
कि 27 मई तक सरकार हलफनामा दे, विशेषज्ञ की क्या राय है इसके बारे में भी, ठीक है। और यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति उठाई गई। कहा गया कि विवादित 4 उत्तरों को लेकर शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है, जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। अगली सुनवाई अब 28 मई को होनी है। और दोस्तों इसी क्रम में आपको एक खबर और भी दे देते हैं कि ओवरलैपिंग का जो मैटर है वो फिलहाल अब कोर्ट में पहुंच चुका है। फिरोजाबाद के रोबिन सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है। रोबिन का कहना है कि 69,000 के पहले चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं की कैटेगरी में सीट दी जानी चाहिए। और ये भी दावा किया है कि लोक सेवा आयोग में व्यवस्था 18 दिसंबर से लागू है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी विचारणीय है कि जो ये सीटें होती हैं रिजर्वेशन के बाद, जो सीटें बचती हैं, जो सीटें सामान्य कही जाती हैं, वो अनरिजर्व्ड होती हैं। और अनरिजर्व जो सीटें होती हैं उसमें मेरिट के आधार पर ही अब तक भर्ती होती आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 69,000 में फॉर्म की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी परेशान हैं और वो जो उन्होंने गलत डेटा दिया है उसको संशोधन को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है कि इसमें संशोधन होगा या नहीं होगा। हालांकि जो 69,000 का फॉर्म था उसमें संशोधन के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है अब तक आधिकारिक रूप से। और एसएससी की परीक्षाएं कब से होंगी तो इसके बारे में एक नोटिस एसएससी के द्वारा जारी की गई है कि 21 मई को एक समीक्षा बैठक की गई थी और इसमें ये पता मतलब कि ये है कि 31 मई तक, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसके बाद अब 1 जून को दोबारा से बैठक होगी और उसके बाद दोबारा से समीक्षा होगी। फिर एसएससी के कैंडिडेट्स को ये पता चलेगा कि किस प्रकार से अब ये भर्ती आगे बढ़ाई जाएगी, यानी कि एसएससी की बाकी की परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी और उसका टाइम टेबल क्या होगा, ये 1 जून की बैठक में निर्धारित किया जाएगा। और फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल डिग्री के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो यहाँ पर अब ये जो लाइनें हैं ये ऐसे अभ्यर्थियों की हैं जो 69,000 में पास आउट हुए हैं और काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,000 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अर्हता अंक हासिल किया है। हालांकि इसके लिए जो है अलग से काउंटर बनाए गए हैं और इलाहाबाद के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान रोज 25 से 30 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल डिग्री का वितरण किया जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था ऑनलाइन है और वहाँ से प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन मिल जाती है। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक एनसीटी की नई गाइडलाइंस है जो कि बीएड के अभ्यर्थियों को जरूर ध्यान से देखनी चाहिए और यहाँ पर एज इट इज़ मैं इसको आपको व्याख्या दूंगा। एनसीटी ने बीएड वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड करने वालों को नौकरी पाने के 2 वर्ष के भीतर 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना होगा। इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों की भर्ती नहीं होने से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार टीईटी पास बीटीसी एवं बीएड अभ्यर्थी तुरंत मौलिक नियुक्ति पा जाएंगे। इसमें बीटीसी धारकों का बच्चों के लिए प्रशिक्षण पूरा है, जबकि शिक्षक भर्ती में चुने गए बीएड वालों को अगले 2 वर्ष के भीतर नौकरी में रहते हुए 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। टीटी उत्तीर्ण महासंघ के अनुराग सिंह का कहना है कि नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स करने के निर्णय को नज़ीर मानते हुए शासन से 72,825 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों की नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि में जोड़ने की मांग करेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये था कि 2 वर्ष के भीतर ये ट्रेनिंग होगी और वो नौकरी पर रहते हुए होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।